जैसा कि आप जानते हैं हम रोज़ एक थोड़ा सा वाचन डालते हैं गोदान का, जो आपकी नेट परीक्षा में काम आएगी। तो आशा करती हूँ आपके उपयोगी होगा और आपको पसंद आएगा। तो आगे की वाचन शुरू करती हूँ। मिस्टर तक्खा इन बेमतलब की बातों में ना पड़ना चाहते थे, फिर भी राय साहब को दिखा देना चाहते थे कि इस विषय में उन्हें कुछ बोलने का अधिकार है। बोले, नाटक कोई भी अच्छा हो सकता है अगर उसके अभिनेता अच्छे हों। अच्छा से अच्छा नाटक बुरे अभिनेताओं के हाथ में पड़कर बुरा हो सकता है। जब तक स्टेज और शिक्षित अभिनेत्री नहीं आती, हमारी नाट्य कला का उद्धार नहीं हो सकता। अब की तो आपने कौशल में प्रश्नों की धूम मचा दी। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी मेंबर का रिकॉर्ड इतना शानदार नहीं है। दर्शन के अध्यापक मिस्टर मेहता इस प्रशंसा को सहन न कर सकते थे। विरोध तो करना चाहते थे, पर सिद्धांत के आड़ में उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक कई साल के परिश्रम से लिखी थी। उसकी जितनी धूम होनी चाहिए थी, उसकी शतांश भी नहीं हुई थी। इससे बहुत दुखी थे। बोले, भाई, मैं प्रश्नों का कायल नहीं। मैं चाहता हूँ हमारा जीवन हमारे सिद्धांत के अनुकूल हो। आप कृषकों के शुभेच्छु हैं, उन्हें तरह तरह की रियायतें देना चाहते हैं, जमींदारों के अधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें आप समाज का श्राप कहते हैं। फिर भी आप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और जमींदार हैं। अगर आपकी धारणा है कि कृषक के साथ रियायत होनी चाहिए, तो पहले आप खुद शुरू करें। काश्तकारों और बगैर नजराने के लिए पट्टे लिख दें। बेगार बंद कर दें, बेगार बंद कर दें। जाफर लगान को श्रद्धांजलि दे दें। सरावर ज़मीन छोड़ दें। मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं जो बातों तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईस का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। राय साहब को आघात हुआ। वकील साहब के माथे पर बल पड़ गए और संपादक जी के मुंह में जैसे कालिक लग गई। वह खुद समिष्टवाद के पुजारी थे, पर सीधे घर में आग न लगाना चाहते थे। तक्खा ने राय साहब की वकालत की। मैं समझता हूँ राय साहब का अपना असमियों के साथ जितना अच्छा व्यवहार है, अगर सभी जमींदारों ही हो जाए तो यह प्रश्न ही नहीं होता। मेहता ने हथौड़े की दूसरी चोट जमाई। मानता हूँ आपका अपने असमियों के साथ बहुत अच्छा वार्ताव है, मगर प्रश्न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहीं। इसका क्या कारण है कि यह नहीं हो सकता कि मध्यम आँच में भोजन स्वादिष्ट पकता है। गुड़ से मारने वाला जहर से मरने वाले की अपेक्षा कहीं सफल हो सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूँ, हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं, तो उसका व्यवहार करें, नहीं है तो बकना छोड़ दें। मैं नकली ज़िंदगी का विरोधी हूँ। अगर मांस खाना अच्छा समझते हो तो खुलकर खाओ, बुरा समझते हो तो मत खाओ। यह तो मेरी समझ में नहीं आता है, लेकिन अच्छा समझना और छिपाकर खाना यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक है। राय साहब चतुर आदमी थे। अपमान और आघात को धैर्य और उदारता से सहने का उन्हें अभ्यास था। कुछ असमंजस में पड़ते हुए बोले, उनका विचार बिल्कुल ठीक है मेहता जी। आप जानते हैं मैं आपकी साफ गोई का कितना आदर करता हूँ, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि अन्य यात्राओं की भांति विचारों की यात्रा में पड़ाव होते हैं, और आप एक पड़ाव को छोड़कर दूसरे पड़ाव तक नहीं जा सकते। मानव जीवन का इतिहास इसका प्रत्यक्ष परिणाम है। मैं उन वातावरण में पला हूँ जहाँ राजा ईश्वर है और जमींदार ईश्वर का मंत्र। मेरे स्वर्गवासी पिता असमियों पर इतनी दया करते थे कि
पाले या सूखे में कभी आधा और कभी पूरी लगान माफ़ कर देते थे। अपने बखार से अनाज निकाल कर असमियों को खिला देते थे। घर के गहने बेचकर कन्याओं के विवाह में मदद करते थे। मगर उसी वक्त जब तक प्रजा उसको सरकार और धर्म अवतार कहती रहे, उन्हें अपना देवता समझकर उनकी पूजा करती रहे। प्रजा का पालन उनका सनातन धर्म था, लेकिन अधिकार के नाम पर वह कौड़ी का एक दांत भी फोड़कर नहीं देना चाहते थे। मैं उसी वातावरण में पला हूँ और मुझे गर्व है कि मैं व्यवहार में चाहे जो कुछ करूँ, विचारों में उनसे आगे बढ़ गया हूँ और यह मानने लगा हूँ कि जब तक किसानों को यह रियायत अधिकार के रूप में ना मिलेगी, केवल सद्भावना के आधार पर उनकी दशा सुधर नहीं सकते। स्वेच्छा अगर अपना स्वार्थ छोड़ दें तो अपवाद है। मैं खुद सद्भावना करते हुए भी स्वार्थ नहीं छोड़ सकता और चाहता हूँ कि हमारे वर्ग को शासन और नीति के बल से अपना स्वार्थ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाए। इसे आप कायरता कहेंगे, मैं इसे विवशता कहता हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। किसी को भी दूसरों के श्रम पर मोटे होने का अधिकार नहीं। उपजीवी होना घोर लज्जा की बात है। कर्म करना प्राणी मात्र का धर्म है। समाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें कुछ लोग मौज करें और कुछ लोग पिसें और खपें, कभी सुखद नहीं हो सकती। पूंजी और शिक्षा जैसे मैं पूंजी ही का एक रूप समझता हूँ। इसका किला जितनी जल्द टूट जाए उतना ही अच्छा है। जिन्हें पेट की रोटी मयस्कर नहीं, जिनके अफसर और नियोजक 10-10, 5-5 हज़ार फटकारे या हास्यास्पद है और लज्जास्पद भी। इस व्यवस्था ने हम जमींदारों में कितनी विलासिता, कितना दुराचार, कितनी पराधीनता और कितनी निर्लज्जा भर दी है, यह मैं खूब जानता हूँ। लेकिन मैं इस कारणों से इस व्यवस्था का विरोध नहीं करता। मेरा तो यह कहना है कि अपने स्वार्थ की दृष्टि से भी इसका अनुमोदन नहीं किया जा सकता। इस शान को निभाने के लिए हमें अपनी आत्मा की इतनी हत्या करनी पड़ती है कि इसमें आत्माभिमान का नाम भी नहीं रहा। हम अपने आसमियों को लूटने के लिए मजबूर हैं। अगर अफसरों को कीमती डलियाँ ना दें तो बागी समझे जाएं, शान से ना रहें तो कंजूस कहलाएं। प्रगति की जरा सी आहट पाते ही हम कांप उठते हैं और अफसरों के पास फरियाद लेकर दौड़ते हैं कि हमारी रक्षा कीजिए। हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, ना पुरुषार्थ ही रहा। बस हमारी दशा उन बच्चों की सी है जिन्हें चम्मच से दूध पिलाकर पाला जाता है, बाहर से मोटे, अंदर से दुर्बल, तत्वहीन और मोहताज। मेहता ने ताली बजाकर कहा, हियर हियर। आपकी ज़बान में जितनी बुद्धि है, काश उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती। खेद यही है कि सब कुछ समझते हुए भी आप अपने विचारों को व्यवहारों में नहीं लाते। उकारनाथ बोले, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता मिस्टर मेहता। हमें समय के साथ चलना भी है और उसे अपने साथ चलाना भी। बुरे कर्मों में ही सहयोग की ज़रूरत नहीं होती, अच्छे कर्मों के लिए भी सहयोग उतना ही ज़रूरत है। आप ही क्यों 800 रुपये महीने हड़पते हैं, जब आपके करोड़ों भाई केवल 8 रुपये में अपना निर्वाह कर रहे हैं। राय साहब ने ऊपरी खेद लेकिन भीतरी संतोष से संपादक जी को देखा और बोले, व्यक्तिगत बातों पर आलोचना न कीजिए संपादक जी, हम यहाँ समाज की व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। मिस्टर मेहता उसी ठंडे मन से बोले, नहीं, मैं इसे बुरा नहीं समझता। समाज व्यक्ति से ही बनता है और व्यक्ति को भूल कर हम किसी व्यवस्था का विचार नहीं कर सकते। मैं इसलिए इतना वेतन लेता हूँ कि मेरा इस व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। संपादक जी को अचंभा हुआ। अच्छा, तो आप वर्तमान व्यवस्था के समर्थक हैं? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जात की सर्वनाश का कारण होगा। कुश्ती का जोर बदल गया। राय साहब किनारे खड़े हो गए। संपादक जी मैदान में उतरे। आप 20वीं शताब्दी में भी ऊंच नीच का भेद मानते हैं? जी हाँ, मानता हूँ और बड़े जोरों से मानता हूँ। जिस मत के आप समर्थक हैं वह भी तो कोई नई चीज़ है। कब से मनुष्य में ममत्व का विकास हुआ, तभी उस मत का जन्म हुआ।
बुद्धि और प्लेटो और ईशा बुद्ध और प्लेटो और ईशा सभी समाज में समता प्रवर्तक थे। यूनान और रोम, सीरियाई सभी सभ्यताओं ने उसकी परीक्षा की, पर अप्राकृतिक होने के कारण कभी वह स्थायी न बन सका। आपकी बातें सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। अगर आप इस विषय पर कोई लेख माला शुरू कर दें। जी, मैं इतना अहमक नहीं। अच्छी रकम दिलवाइए तो अलबत्ता। अपने सिद्धांत ही ऐसे लिया है कि खुले खजाने पब्लिक को लूट सकते हैं। मुझ में और आप में अंतर है, इतना ही है कि मैं जो कुछ मानता हूँ उस पर चलता हूँ। आप लोग मानते कुछ हैं, करते कुछ। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुक के सामने घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं? आप रूस की मिसाल देंगे। वहाँ उसके सिवा और क्या है कि मिल के मालिक ने कर्मचारी का रूप ले लिया है। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। तस्तरी में पान आ गए थे। राय साहब ने मेहमानों को पान और इलायची देते हुए कहा, बुद्धि अगर स्वार्थ से मुक्त है तो हमें उसकी प्रभुत्ता मानने में कोई आपत्ति नहीं। समाजवाद का यही आदर्श है। हम साधु महात्माओं के सामने इसलिए सिर झुकाते हैं कि उनमें त्याग का बल है। इसी तरह हम बुद्धि के हाथ में अधिकार भी लेना चाहते हैं, सम्मान भी, नेतृत्व भी, लेकिन संपत्ति किसी तरह नहीं। बुद्धि का अधिकार और सम्मान व्यक्ति के साथ चल जाता है, लेकिन उसकी संपत्ति विश्व बोने के लिए उसके बाद और भी प्रबल हो जाते हैं। बुद्धि के बगैर किसी समाज का संचालन नहीं हो सकता। हम केवल इस बिच्छू का डंक तोड़ देना चाहते हैं। दूसरी मोटर पर पहुंची और मिस्टर खन्ना उतरे, जो एक बैंक के मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2 देवियां भी उनके साथ थीं। राय साहब ने दोनों देवियों को उतारा। वह जो खद्दर की साड़ी पहने हुए गंभीर और विचारशील सी हैं। मिस्टर खन्ना की पत्नी कामनी खन्ना। दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हुए हैं और जिनके मुख पर छवि पर हंसी फूट पड़ती है, मिस मालती। आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ाई हैं और आप प्रैक्टिस करती हैं। ताल्लुकेदारों के महलों में इनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुवक की साक्षात प्रतिमा हैं। आप गात कोमल पर चपलता कूट कूट कर भरी हुई है। झिझक या संकोच का कहीं नाम नहीं। मेकअप प्रवीण, बला की हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद प्रमोद का जीवन तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। जहाँ आत्मा का स्थान है वहाँ पर दर्शन, जहाँ हृदय का स्थान है वहाँ हाव भाव, मनोभाव पर कठोर निग्रह, जिसमें इच्छा या अभिलाषा का लोप सा हो गया हो। आपने मिस्टर मेहता से हाथ मिलाते हुए कहा, सच कहती हूँ, आप सूरत से ही फिलासफर मालूम होते हैं। इस नई रचना में तो आपने आत्मवादियों को उधेड़ कर रख दिया। पढ़ते पढ़ते कई बार मेरे जी में ऐसा आया कि आपसे लड़ जाऊं। फिलासफरों में सहृदयता क्यों गायब हो जाती है? मेहता झेप गए। बिना ब्याहे थे और नवयुवक की रमणियों से पनाह मांगते थे। पुरुषों की मंडली में खूब चहकते थे, मगर ज्यों ही कोई महिला आई और अपनी जबान में बंद हुई, जैसे बुद्धि पर ताला लग गया हो। स्त्रियों से शिष्ट व्यवहार तक करने की सुधि न रखती थी। मिस्टर खन्ना ने पूछा, फिलासफरों की सूरत में क्या खास बात होती है देवी जी? मालती ने मेहता की ओर दया भाव से देखकर कहा, मिस्टर मेहता, बुरा न माने तो बतला दूं। खन्ना मिस मालती के उपहासों में थे। जहाँ मिस मालती जाएं वहाँ खन्ना का पहुँचना लाजिम था। उनके आसपास भौरे की तरह मंडराते रहते। हर समय उनकी यही इच्छा रहती कि मालती से अधिक वही बोले
उनकी निगाह अधिक से अधिक उन्हीं पर बैठे। खन्ना ने आंख मारकर कहा, फिलासफर किसी की बात का बुरा नहीं मानते, उनकी यही सिफत है। तो सुनिए, फिलासफर हमेशा मुर्दा दिल होते हैं। जब देखिए अपने विचारों में मगन बैठे, आपकी तरह ताकते, मगर आपको देखेंगे नहीं। आप उनसे बातें किए जाए, कुछ सुनेंगे नहीं, जैसे शून्य में उड़ रहे हों। सब लोगों ने हाका मारा। मिस्टर मेहता जैसे ज़मीन पर गड़ गए। ऑक्सफोर्ड में मेरे फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर हसबैंड थे। ऑक्सफोर्ड में मेरे फ़िलासफ़ी के प्रोफेसर हसबैंड थे। खन्ना ने टोका, नाम तो निराला है। जी हाँ, और थे कुंवारे। मिस्टर मेहता भी तो कुंवारे हैं। यह रोग सभी फिलासफरों को होता है। अब मेहता को अवसर मिला। बोले, आप भी तो इसी मर्ज़ में गिरफ्तार हैं। मैं प्रतिज्ञा की है कि किसी फिलासफर से शादी करूँगा। वह वर्ग शादी के नाम पर इससे घबराता है। हसबैंड साहब तो स्त्री को देखकर घर में छिप जाते। उनके शिष्यों में कई लड़कियों थीं। अगर उनमें से कोई कभी कुछ पूछने के लिए उसके ऑफिस में चली जाती तो आप ऐसे घबरा जाते जैसे कोई शेर आ गया हो। हम लोग उन्हें खूब छेड़ा करते थे। बेचारे बड़े सरल हृदय, कई हजार की आमदनी थी। आगे का वाचन कल। नमस्ते। आशा करूँगी आपके समझ में आएगा। धन्यवाद।